हम लोग औद्योगिक नीति 1991 की मुख्य बातें पढ़ रहे थे। इसमें एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम में संशोधन, अमेंडमेंट इन MRTP एक्ट। इस नीति में यह घोषणा की गई कि बड़ी कंपनियों और औद्योगिक घरानों पर एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत पूंजी सीमा समाप्त कर दी जाएगी। पहले यह था इस एक्ट के अंतर्गत कि निश्चित सीमा थी पूंजी की कि इससे अधिक आप उद्योग में लगा नहीं सकते, उसको ख़त्म किया गया। यानी अब आप सीमा कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसके फलस्वरूप बड़े औद्योगिक घरानों और कंपनियों को नए उपक्रम लगाने, किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कंपनियों का विलीनीकरण करने, उनका स्वामित्व लेने अथवा कुछ परिस्थितियों में संचालकों की नियुक्ति करने, उनका स्वामित्व लेने अथवा कुछ परिस्थितियों में संचालकों की नियुक्ति करने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति नहीं लेनी होगी। इसका मतलब बहुत सारी एक तरह से आपको छूट भी दे दी गई कि अब आप कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं जिसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार भविष्य में इस अधिनियम के माध्यम से एकाधिकारी, प्रतिबंधात्मक तथा अनुचित औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने पर अधिक महत्व देगी। अब यह पूरा का पूरा नियम वहाँ ज़्यादा लागू होगा जहाँ कोई चीज़ अनुचित की जा रही होगी। अगर आप उचित कुछ कर रहे हैं तो आपको इस नियम के दायरे से मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। स्थानीयकरण की नीति, लोकेशनल पॉलिसी। इस नीति के अनुसार जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा, उन्हें छोड़कर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में किसी भी उद्योग के लिए औद्योगिक अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखो, स्थानीयकरण का मतलब होता है कि जब स्थान विशेष पर किसी विशेष प्रकार के उद्योग ढेर सारे लगने लगते हैं तो उसे हम उद्योगों का स्थानीयकरण कहते हैं। जैसे सारे पता चला कि कपड़ा उद्योग सूरत और महाराष्ट्र में लग गए, तो ये क्या हो गया, ये उद्योग का स्थानीयकरण है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस एरिया विशेष में जो रिक्वायरमेंट है उस इंडस्ट्री की, वो चीज़ें उसके अनुकूल होती हैं। जैसे कपड़े की जितनी भी मिलें हैं वह अक्सर समुद्र के किनारे क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि वह ह्यूमिडिटी रहती है, धागा कम टूटता है, नुकसान कम होता है, इसलिए सारा कहाँ लगता है? वो सब तो समुद्र कहाँ पर है? समुद्र जहाँ है वहीं होगा, जाहिर सी बात है। बम्बई में समुद्र है तो मुंबई के पास होगा, ठीक है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक्स और किसी तरह के अन्य गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर सभी इकाइयाँ नगर की सीमा से 25 किलोमीटर के बाहर लगेंगी। इसमें यह हुआ कि आप लगाएंगे कहाँ? ऐसा नहीं कि आप ला करके शहर के अंदर लगा देंगे, तो शहर की सीमा से 25 किलोमीटर बाहर आप ऐसे उद्योगों को लगा सकते हैं। विदेशों से पूंजीगत साज सामान का आयात, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। विदेशी पूंजी के विनियोग वाली इकाइयों पर पुर्जे, कच्चे माल और तकनीकी जानकारी के आयात के मामले में सामान्य नियम लागू होंगे, लेकिन रिजर्व बैंक विदेश में भेजे गए लाभांश पर नज़र रखेगा। ये मैंने आपसे कहा था कि ठीक है, सामान्य नियम से आप कोई भी सामान कहीं से मंगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आप लाभांश बाहर भेज रहे हैं, मतलब जो आप कमा रहे हैं, कमाने के बाद आपको डिविडेंड प्राप्त हो रहा है शेयर पर, उस लाभांश पर रिजर्व बैंक नज़र रखेगा कि आप कितना भेज रहे हैं और किस अनुपात में बाहर जा रहा है। अगर वो विदेशी कंपनी है तब भी? विदेशी कंपनी है तभी तो, और क्या, आपको अपना थोड़ी भेजना है विदेश। विदेशी कंपनी है तभी अपना लाभांश बाहर ले जाएगी, और आप अपना पैसा थोड़ा ही बाहर जमा करेंगे ले जा करके। कुछ लोग सर स्विस बैंक में जमा करते हैं। हाँ, तो वो जमा करने को आप कहीं जमा करें, लेकिन अगर आप प्रॉपर कारण नहीं बताते हैं और आपके पास कोई जिन्युइन, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमने $15,000 विदेशी बैंक में जमा किया, तो हमको ये बाकायदा लिख के देना पड़ेगा कि हम $15,000 क्यों डाल रहे हैं और हमको यहाँ $15,000 का पैसा कहाँ से मिला। दोनों बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। फेमा के अंतर्गत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत, हम विदेशी मुद्रा के साथ या उसका दुरुपयोग करने के भागीदार पाए जाएंगे और हमको
सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, तो हम और विदेशी बैंक में हम खोल के पैसा नहीं जमा कर सकते बैंक में, वो तो आपके देश में बैंक है ना, आप जमा करते, क्या दिक्कत है यहाँ? तो वो तो गलत है ना तरीके से भाई। और कुछ बैंक जो होते हैं जिसको आप टैक्स हेवन के नाम से जानते हैं, कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ की बैंक यह नहीं पूछता कि पैसा आप कहाँ से पा रहे हैं। ठीक है, आप पैसा जमा कर दीजिए वहाँ, तो पैसा आप कहाँ से पा रहे हैं वो नहीं जमा करते, और वो पैसा आपका रखते हैं, वो उधर उसकी सुरक्षा करते हैं, और सुरक्षा करने का आपसे पैसा लेते हैं, आपको ब्याज व्याज नहीं देते कुछ। ठीक है, और यह भी है कि अगर आप बाय द वे मर गए जमा करके, तो हो सकता है कि पैसा फिर मिले भी नहीं किसी। कारण इसीलिए तो बहुत सारा पैसा डंप हो जाता है ना, गलत तरीके से आदमी कमा करके गलत जगह जमा कर देता है। तो वो देश का तो नुकसान दो तरह से हो गया। एक तो शुरू में पैसा जाने में गलत तरीके से, अब जब पैसा, इसका मतलब कि बहुत सारे उत्पादक कार्यों का नुकसान हुआ होगा, बहुत गलत तरीके से पैसा कमाए होंगे, तब ना आप कहीं बाहर ले जाकर जमा कर रहे हैं। तो पहले वहाँ से गलत हुआ, और इसके बाद दोबारा अगर मान लीजिए बाय द वे नहीं लौट के आया, तो फिर वो भी बड़ा नुकसान है भाई कि चला गया और पूरी तरह से अनप्रोडक्टिव हो गया। तो बहुत न तो मानवीय दृष्टिकोण से ठीक है और न बहुत आर्थिक दृष्टिकोण से ही ठीक है। इसे सिर्फ इंसान को अपना माइंड सेट ठीक करने की ज़रूरत है। अगर वो समझ ले तो उसे बाहर पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस उपक्रम की निर्यात की आय के मध्य संतुलन बना रहे, नई नीति के अंतर्गत अनुसूची 3 में शामिल प्राथमिकता वाले उद्योगों को छोड़कर अन्य मामलों में विदेशी अंश पूंजी की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। जो विदेशी पूंजी आएगी वो कुछ मामलों को छोड़ करके उसे अप्रूव करना पड़ेगा कि आप इतना भी आ सकता है, इससे अधिक नहीं आ सकता है, और अगर आ भी रहा है तो उसका बाकायदा सरकार को सूचना होनी चाहिए। व्यापारिक कंपनियों में विदेशी व अंश पूंजी फॉरेन इक्विटी इन ट्रेडिंग कंपनीज, इस नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय माल की पहुंच बनाने की दृष्टि से निर्यात करने वाली व्यापारिक कंपनियों में भी 50% तक विदेशी पूंजी के विनियोग की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इस प्रकार की कंपनियों पर देश की सामान्य आयात निर्यात नीति ही लागू होगी। जो हमारे निर्यात के सामान है उनको उत्पादन करके और निर्यात करने के लिए हम विदेशी कंपनियों को भी 50% अपनी पूंजी लगाने की अनुमति देंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो सामान्य आयात निर्यात का नियम है वही उनके ऊपर भी लागू होगा। विद्यमान इकाइयों का विस्तार, इस नीति में विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को नई विस्तृत पट्टी ब्रॉड बैंडिंग की सुविधा दी गई, जिसके अंतर्गत बिना अतिरिक्त विनियोग के वे किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। विद्यमान इकाइयों का पर्याप्त विस्तार भी लाइसेंसिंग से मुक्त रहेगा। बस एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ द साइज, अगर आप साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लोक उपक्रमों की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, इस नीति के अनुसार लगातार वित्तीय संकट में रहने वाले लोक उपक्रमों की जांच औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अथवा किसी प्रकार का कोई अन्य विशेष संस्थान करेगा। छटनी किए गए कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। लोक उपक्रमों की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए सरकार बोर्ड के साथ सहमति समझौतों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करेगी और दोनों पक्ष इस सहमति के प्रति उत्तरदायी होंगे। सरकार की तरफ से सहमति वार्ता में भाग लेने वाले लोगों का तकनीकी स्तर बढ़ाया जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि जो लोक उपक्रम है, जैसे हम लोग सुबह बात कर रहे थे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उनकी कार्य प्रणाली को ठीक किया जाएगा, उनको बंद नहीं किया जाएगा। असली बात है। अब अगर जैसे मैंने कहा था कुछ लोगों को निकाल दीजिए, तो ये भी कह रहा है कि छटनी किया जाएगा। लग रहा है कि ज़्यादा लोग हैं, या लग रहा है कि लोग अब इनएफिशिएंट नहीं हैं, बहुत इफिशिएंट नहीं है, लग रहा है कि अब समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ ऑब्सोलीट कर गए हैं, उतना उपयुक्त नहीं है, तो उनकी छटनी करेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करेंगे। जिनकी छटनी करेंगे उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उनकी सोशल सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित करेंगे। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए तो सरकार पूरा का पूरा सामाजिक वेलफेयर के उद्देश्य को फोकस किए हुए है। 91 की पूरी औद्योगिक नीति को, जैसे अभी अक्सर लोग कहते हैं यार ये तो 91 शुरू हो गया, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है, लेकिन आप पूरी पॉलिसी ध्यान से देखिए, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है
लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है, विदेशी पूंजी को इनवाइट कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो है सार्वजनिक क्षेत्र उसको कहीं भी पूरी तरह ख़त्म करने की बात नहीं की जा रही है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि निकाल के उसको बाहर करने की बात की जा रही है। हर जगह यह है कि यदि छटनी करनी पड़े तो उसका मतलब कि सेकेंड बेस्ट उसके लिए तैयार रखिए कि उसे कहाँ हम रिहेबिलिटेट करेंगे, उसको हम सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे। औद्योगिक नीति 1991 में क्या खास परिवर्तन किए गए? देखो, सरकार ने औद्योगिक नीति 1991 के घोषित होने के पश्चात भी औद्योगिक उपलब्धियों को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की प्रक्रिया को गति देने, घरेलू तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर जोर देने आदि के लिए औद्योगिक नीति 1991 में समय समय पर परिवर्तन एवं संशोधन किया जा रहा है। इस औद्योगिक नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार इस प्रकार किए गए। 91 के बाद से भी समय समय पर उसमें कुछ आवश्यकता के अनुसार संशोधन भी किए गए। औद्योगिक अनुज्ञापन में ढील, रिलैक्सेशन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी उसको और ढीला कर दिया गया और उसको आसान कर दिया गया। 91 जब घोषित हुई थी उस समय 18 प्रमुख उद्योगों को लाइसेंस लेना आवश्यक था, जिसमें 14 अप्रैल 1993 से उद्योगों मोटर कार, खालें, चमड़ा, रेफ्रिजरेटर उद्योग को अनुज्ञापन से मुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात 97 में केंद्र सरकार ने उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 5 अन्य उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। इसके 3 वर्ष पश्चात पुनः 4 और उद्योगों को अनिवार्य अनुज्ञापन से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार औद्योगिक नीति 91 में घोषित 18 प्रकार के उद्योगों के अनुज्ञापन को घटाकर वर्तमान में 5 प्रकार के उद्योगों को ही अनिवार्य लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। वे उद्योग जिनको अब अनुज्ञापन लेना है अनिवार्य है वो ये 5 है। अब देखिए, हम लोगों ने 91 में कहा था कि 18 कर दिया गया था, अब उसको भी ख़त्म कर कितना कर दिया गया? केवल 5। पहला कौन सा है? अल्कोहलिक पेयों का अवसन व इनसे शराब बनाना, जो डिस्टिलरी बनती है होती है और उससे शराब बनती है, उसको लाइसेंस जरूरी है। तंबाकू के सिगार व सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प, इसका मतलब नारकोटिक्स से संबंधित जो मुद्दा है, चाहे अल्कोहल हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, पान हो, जो एक तरह से नुकसानदायक है अगर आप कह सकें तो, जो स्वास्थ्य के लिए, और बड़ा बड़ा पैकेट पर लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ ना, इस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मज़े की बात है, पढ़ करके पहले पढ़ते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर खाते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस व सुरक्षा उपकरण में, और चौथा औद्योगिक विस्फोटक, डिटोनेटिव फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज, माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री और खतरनाक रसायन। इसका मतलब कि जो डेंजरस आइटम है, चाहे शरीर के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे प्रकृति के लिए हो, और चाहे उत्पादन के लिए हो, चाहे राष्ट्र के लिए हो, उन्हीं को सिर्फ लाइसेंस चाहिए, बाकी कहीं लाइसेंस नहीं चाहिए। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी कर दी गई। रिडक्शन इन इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, औद्योगिक नीति 1991 में सरकारी क्षेत्र के लिए 17 आरक्षित उद्योगों को रखने का प्रावधान किया गया था, परंतु उदारीकरण के लागू होने के पश्चात इसमें कमी की गई। वर्तमान समय में ऐसे सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटकर केवल 3 ही रह गई है। ये उद्योग हैं परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिवहन, परमाणु ऊर्जा और खनिज। 15 मार्च 1995 को जारी अधिसूचना संख्या 50/212 ई के परिशिष्ट में दर्शाए गए पदार्थ हाल ही के वर्षों में इन उद्योगों में भी कुछ कार्यों के संपादन के लिए निजी क्षेत्रों को अनुमति प्रदान की गई है। जैसे रेलवे ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को उसमें शामिल कर लिया जा रहा है। MRTP अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 इन ल्यू ऑफ MRTP एक्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू तथा विदेशी कंपनियों के मध्य स्वस्थ एवं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए MRTP अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाने का निर्णय
विजय राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने लिया। इस संदर्भ में संसद द्वारा वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा विधेयक को पारित किया गया तथा 14 जनवरी 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद इसी तिथि से यह अधिनियम अस्तित्व में आ गया। इस अधिनियम का गठन एक नियामक आयोग के रूप में किया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और MRTP, देखो होता क्या है, एक सिर्फ बात को कहने का तरीका अगर बदल दो तो चीज़ों का प्रभाव बदल जाता है। जब तुम किसी से कहते हो, जैसे शब्द है कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और मैनेज करना, तो अगर तीनों को देखो तो कमोबेश तीनों का मतलब एक ही है, अंतर नहीं है। लेकिन जब कंट्रोल कहते हो तो कंट्रोल में रिएक्शन दिखता है। जैसे ये कहा जाए तुमको वहाँ नहीं जाना है, ये क्या हो गया, कंट्रोल है। और जैसे ही कहा जाता है कि वहाँ नहीं जाना है, आपको में तुरंत आता है क्यों न जाए ना। और रेगुलेशन ये है कि पहले से ही आपको ये बता दिया जाए कि इन लोगों को जाना है, इन लोगों को नहीं जाना है। तो सीधे कहना कि आपको नहीं जाना है, इसका असर आप पर ज़्यादा खराब होगा। और ये कहना कि ये लोग जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे, इसका असर थोड़ा कम होगा। और अगर इसके बाद कह दिया जाए तीसरा सेंटेंस कि यार जिनके लिए ज़रूरी हो वो लोग जाएंगे और जिनको ज़रूरी नहीं होगा वो लोग नहीं। तीनों में सबसे अच्छा वो कौन लगेगा, तीसरा वाला। जबकि मिला जुला के अगर देखा जाए गहराई से तो तीनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो यही हुआ। तो पहले कंट्रोल होता था सरकार का, फिर सरकार ने रेगुलेट करना शुरू किया, फिर सरकार ने हर जगह मैनेजमेंट करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, मैनेजमेंट। तो जो ये अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या हो गया, ये मैनेजमेंट है। ये किस बात का, देशी और विदेशी उद्योगों के प्रति प्रतिस्पर्धा को स्वस्थ और उत्पादक बनाना। प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है और बिना प्रतिस्पर्धा के भी विकास नहीं होता है, उत्पादन नहीं बढ़ता है, लागत नहीं घटती है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा आपका कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है तो आप मनमानी करेंगे, ना बढ़िया उत्पादन करेंगे, ना आप कम लागत पर फोकस करेंगे, ना आप टेक्नोलॉजी फोकस करेंगे। जो भी अच्छा बुरा उत्पन्न हो गया सब लोग खरीदें, उनकी मजबूरी है। इसलिए संरक्षण के साथ बहुत सारी कंडीशन लगी रहती है कि उद्योग को संरक्षण देते समय यह ध्यान दिया जाए कि ऐसे उद्योगों को संरक्षण दिया जाए जो एक निश्चित समय के बाद जिनमें पेबैक कैपेसिटी हो और जितना दिन संरक्षण दिया गया है उसके नुकसान की भी भरपाई आगे चल के कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करके और उत्पादन तथा कीमत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने में सफल हो सके। लेकिन कभी कभी होता है कि जब किसी को संरक्षण दे दीजिए, धीरे धीरे वो संरक्षण का आदी हो जाता है। हर चीज़ का प्लस माइनस है ना, तो ये देखना, इसकी मॉनिटरिंग करना, ऐसे उद्योगों की पहचान करना, उन्हीं को ये सुविधा देना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार को ऐसी समिति, ऐसे योग्य लोगों का एक मंडल बनाना चाहिए जो अपने अनुभव से, जो अपने ज्ञान से यह निर्धारित कर सके कि ये उद्योग संरक्षण के लायक है, ये उद्योग संरक्षण के लायक नहीं है। विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सरकार ने विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए। औद्योगिक नीति 1991 में देश उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के 34 उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 51% तक किया गया था, परंतु बाद में इन उद्योगों की संख्या बढ़ाकर 48 कर दी गई। खनन प्रक्रियाओं से संबंध रखने वाले 3 उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा 50% तथा अन्य उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा को 74% तक करने की अनुमति सरकार ने प्रदान की। गैर स्वीकृत कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशक एक कंपनी की पूंजी में अब 10% तक निवेश कर सकते हैं। नई औद्योगिक नीति में निवेश की सीमा 5% थी। विदेशी पूंजी निवेश के लिए मशीनरी के नई होने की शर्त को हटा दिया गया। भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना आवासीय संपत्ति अधिग्रहित करने की अनुमति दे दी गई। अब देखो, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को, अगर कोई भारतीय मूल का है और विदेश में रहता है
तो अब भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भी आवासीय संपत्ति वह अधिग्रहित कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था। जिन कंपनियों का कार्यक्रम से कम 3 वर्ष तक संतोषजनक रहा है वे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में यूरो निर्गमन के जरिए विदेशी पूंजी जुटा सकती हैं, मतलब अपना जो शेयर है वो यूरो में भी निर्गत कर सकती हैं। 20 सितंबर 2001 को सरकार द्वारा घोषणा की गई कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश की सामान्य 24% की सीमा के स्थान पर 49% तक निवेश किया जा सकता है। देखो, शेयर बाजार में निवेश दो तरह से होता है, व्यक्ति सीधे शेयर खरीद ले या इंस्टीट्यूशन के माध्यम से खरीद ले। तो इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जब खरीदता है तो हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं कहते हैं, और जब डायरेक्ट खरीद लेता है तो उसे हम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सीमा क्या किया, उसने बढ़ा करके 24% से 49% कर दिया। ठीक है, निजी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। इसके बाद देखिए आप, ढेर सारे विदेशी बैंक आ गए आपके यहाँ देश में, पहले कम थे। तेल शोधन के क्षेत्र में अभी तक केवल 26% तक ही विदेशी पूंजी निवेश FDI की अनुमति थी, जिसे सरकारी तेल कंपनियों के रिफाइनरियों को छोड़कर शेष पर 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई। अर्थात कोई विदेशी पूंजी कंपनी पूरी तरह आकर के रिफाइनरी, आपके यहाँ तेल की रिफाइनरी खोल सकता है, 100% उसी का हिस्सा रहेगा, केवल आपके यहाँ वो काम करेगा, बेचेगा और आपको उसका लाभ प्राप्त होगा, उसको भी होगा। पेट्रोलियम पदार्थों के विपणन के क्षेत्र में 74% की विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया, बशर्ते 5 साल के अंदर इस निवेश में से 26% भारतीय सहयोगी या आम निवेशक को बेचा जाएगा। ठीक है, तेल की खोज क्षेत्र में गैर कंपनी वाले संयुक्त उद्यमों में 60% तथा कंपनी बनाकर काम करने वाले संयुक्त उद्यमों में 100%, पहले 51% थी, तक विदेशी पूंजी निवेश कर दिया गया। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का 18 फरवरी 2003 को गठन करके इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को हस्तांतरित किया गया। बोर्ड के पुनर्गठन के अंतर्गत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रक्रिया को उदार बनाया, जिसमें निवासी द्वारा अनिवासी के अंशों का हस्तांतरण, ECB का इक्विटी में परिवर्तन तथा अंशों के नए निर्गमन के द्वारा विदेशी पूंजी भागीदारी में बढ़ोतरी आदि को सरकारी औपचारिकता के स्थान पर स्वतः मंजूरी का प्रस्ताव के साथ साथ कुछ शर्तों के आधार पर विदेशी निवेश तकनीकी सहयोग के नए प्रस्तावों का अब स्वतः मंजूरी के अंतर्गत प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। ये क्या किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बना और उसमें बहुत सारे ऐसे उपाय किए गए कि हर बात के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी, वो स्वतः ही मंजूर मान लिए जाएंगे। विद्युत व्यापार एवं उसकी प्रक्रिया का कॉफ़ी एवं रबड़ के भंडारण आदि के स्वचालित मार्ग में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति। देखो, विदेशी निवेश दो तरीके से आता है, एक हम ऑटोमेटेड रूट कहते हैं, एक हम रेगुलेटेड रूट है। ऑटोमेटेड रूट में सीधे चला आता है, आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे में आपको फिर RBI के माध्यम से आना पड़ता है, RBI से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो कुछ क्षेत्रों में 100% ऑटोमेटेड रूट से अलाउ हो गया कि सीधे आ सकता है। इन सब का केवल एक कारण हुआ, देखो, कि पैसा नहीं था और आपको बहुत बड़ी पैमाने पे पूंजी चाहिए थी, इसलिए विदेशी पूंजी आसानी से कैसे आ सकती है उसके लिए सारे नियम कानून ढीले किए गए। एकल ब्रांड के खुदरा व्यापार में सरकार की अनुमति लेकर 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति। एकल व्यापार में खुदरा बाजार, एकल ब्रांड के खुदरा बाजार, यानी अब आप देख रहे होंगे आप कि जितने भी सिंगल ब्रांड के, केवल प्यूमा की दुकान, केवल रिबॉक की दुकान, केवल नाइक की दुकान, एक ब्रांड का, इसमें भी आप विदेशी बाजार खोल करके खुदरा बाजार में आ सकते हैं और सामान बेच सकते हैं। कृषि एवं संबंधित व नियंत्रित शर्तों एवं सेवाओं के अंतर्गत स्वचालित मार्ग के माध्यम से सेवाओं, पुष्प कृषि, बागवानी, बीजों का विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन, सब्जियों, कुंभी खेती 100% तक प्रत्यक्ष निवेश अनुमति है। अब ऑटोमेटेड रूट से इनमें भी 100% विदेशी पूंजी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 मार्च 2008 को सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। क्रेडिट सूचना कंपनियों के मामले में 49% तक FDI, उपज विपणन में 26% तक FDI,
23% तक FII की छूट, परंतु कोई व्यक्तिगत निवेशक 5% से अधिक का हिस्सेदारी उसकी नहीं हो सकती है। औद्योगिक पार्कों की सीमा निर्धारण करने वाले प्रावधानों की समाप्ति, गैर अनुसूचित एयरलाइंस, चार्टर्ड एयरलाइंस तथा कार्गो उड्डयन प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना एवं विकास से संबंधित क्रियाओं में 100% तक FDI, सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी में 49% तक FDI की अनुमति। देखो, जिन क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर छूट मिल रही है ना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आसानी से FDI आती ही नहीं है। ठीक है, FDI अब तुम कह रहे हो कि एयरलाइंस में, कार्गो के उड्डयन में, प्रशिक्षण विद्यालय खोलने में, जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ सफलता रिस्क होती है, जहाँ रिटर्न जल्दी नहीं होता है, वहाँ वैसे भी कोई पैसा लगाता होगा था नहीं है। अभी उनसे कहो कि तुरंत आकर के पेप्सी कोला बना के बेचो, तुरंत आ जाएंगे। उनसे कहो चिप्स बेचो, तुरंत आ जाएंगे। मैगी बेचो, तुरंत आ जाएंगे। फ्राई चिकन बेचो, तुरंत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत फ्राई किया, लोग खाना शुरू कर देंगे, यानी तुरंत रिटर्न है ना, जेस्टेशन पीरियड बिल्कुल नहीं है। अब आपने कहा कि प्रशिक्षण विद्यालय खोलो, सबको ट्रेनिंग दो, तो प्रशिक्षण विद्यालय में अरबों खरबों रुपए पहले खर्च करिए, तैयार करिए, इसके बाद पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, रिटर्न होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारा रिस्क है। ठीक है, केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2008 के 1553.26 करोड़ रुपए के 18 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 15 सरकारी खनिज उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोला। औद्योगिक नीति 91 में 13 खनिज उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था, परंतु आधुनिकीकरण एवं उदारीकरण के दौर में प्रारंभ होने के पश्चात 26 मार्च 93 को इन उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए पूर्णतः खोल दिया गया। उत्पाद एवं आयात शुल्क में कमी, रिडक्शन इन एक्साइज एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। देखो, एक्साइज और इम्पोर्ट ड्यूटी, आयात पर प्रतिबंध कम लगाया जाए और उत्पादन पर कम लगाया जाए, तो ये सिर्फ आसानी से लोग आएँ और आसानी से निर्यात हो सके, इसके लिए सारी व्यवस्था की गई। 91 की औद्योगिक नीति में उत्पाद एवं आयात शुल्कों को सरल एवं तार्किक बनाने का प्रयास किया गया था, परंतु इसके पश्चात भी पूंजीगत वस्तुओं पर उत्पाद शुल्कों को और युक्ति संगत बनाया गया। पूंजी संबंधी लागतों को कम करने के लिए तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयात एवं उत्पाद शुल्क में भी कटौती की गई। पूंजी लाभ पर कर में कमी, रिडक्शन इन कैपिटल गेन टैक्स। जो पूंजी कोई लगाता है तो उसके पूंजी के लाभ पर सरकार कर लगाती है। अगर उसको मान लीजिए 100 रुपये का लाभ हुआ, सरकार ने 40% टैक्स लगा दिया, तो पहले उसे 60 रुपये मिला, तो सोचेगा छोड़ो, इतना जान देने से क्या फ़ायदा, सब सरकार ले लेती है। तो सरकार ने क्या कहा कि चलो अब कम कर देते हैं, 20% देते हैं। ठीक है, तब भाई लोग आकर्षित होंगे जब टैक्स की दर कम हो जाएगी। तो पूंजी बाजार में विदेशी निवेश के स्तर में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अल्पकालीन पूंजी लाभ पर 30% की रियायती कर की दर आरंभ की गई, यानी पहले और ज़्यादा रही होगी। ठीक है, दूरसंचार में उदार निवेश तथा नीति में परिवर्तन। नई औद्योगिक नीति में आधारभूत दूरसंचार सेवा के क्षेत्र में 24% विदेशी निवेश की व्यवस्था की गई थी, परंतु उदारीकरण के पश्चात इसके विकास एवं विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए सरकार 2000-2001 में बजट में 40% की विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दी। इसके पश्चात 4-5 में बजट की आधारभूत दूरसंचार सेवा के क्षेत्र में 74% विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 26 मार्च 1999 को अनुमोदित नई दूरसंचार नीति न्यू टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी 1999 की घोषणा नीति का स्थान ले लिया। नई नीति के अंतर्गत सन 2002 तक मांग पर फ़ोन, टेलीफोन ऑन डिमांड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। टेलीफोन ऑन डिमांड का मतलब 2002 से बहुत पहले टेलीफोन, मैं तुमको एक दिन बता रहा था कि टेलीफोन सिफारिश से मिलता था, सबको नहीं मिलता था, कुछ लोगों के पास होता था। टेलीफोन होना ही प्रेस्टीज का सिंबल था, स्टेटस सिंबल था। तो ये किया गया था 2002 पर जो मांगे उसको मिल जाए, यह उद्देश्य रखा गया था। उपलब्ध 2005 तक 7 प्रति हज़ार जनसंख्या तथा 10 तक 15 प्रति हज़ार जनसंख्या तक लाने का लक्ष्य रखा गया। सरकार ने 13 अगस्त 2000 से प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए उनकी संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा 15 जनवरी 2002 से खोल दिया। बुनियादी फ़ोन सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों की संख्या का निर्धारण दूरसंचार नियमन प्राधिकरण ट्राई के द्वारा किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने तेज़ गति की इंटरनेट सेवा संबंधी नीति ब्रॉडबैंड पॉलिसी की घोषणा 14 अक्टूबर 2004 को कर दी, जिसके उद्देश्य तीव्र गति से इंटरनेट प्रदान करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ना है। 2 नवंबर 2000 से डायरेक्ट टू होम DTH है ना तुम्हारा, जिसे टेलीविज़न देखते हो, डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदान की गई, जिसके माध्यम से दूर दराज गाँव में भी सस्ते एवं छोटे से उपकरण के माध्यम से बिना मासिक शुल्क के 100 से अधिक चैनलों को देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत संचार विभाग ने टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए 5 मार्च 2008 को आवंटन पूरा होने के बाद कुल 126 नए लाइसेंस जारी किए। उपक्रम पूंजी निधियों को छूट, रिबेट ऑन इंटरप्राइजेज ऑफ कैपिटल फंड। नई औद्योगिक नीति में नए उपक्रम कंपनी में अपनी संग्रहित राशि का 5% तथा निवेश कर सकते हैं, परंतु बाद में इस सीमा में वृद्धि करके 10% कर दिया गया। बीमा व्यवसाय में निजी कंपनियों को अनुमति। नई औद्योगिक नीति के बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रावधान किया गया था। यह व्यवसाय केवल सरकारी क्षेत्र के लिए ही आरक्षित रहेगा, परंतु 2000 में इसमें परिवर्तन किया गया तथा बीमा नियामक प्राधिकरण IRDA ने प्रारंभ में निजी क्षेत्र की 3 कंपनियों को बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने का अनुज्ञापन प्रदान कर दिया। इन 3 कंपनियों में जीवन बीमा क्षेत्र में HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SDFC तथा साधारण बीमा के क्षेत्र में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी व रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अनुज्ञापन प्रदान किया गया। 2008 तक निजी क्षेत्र की कुल 19 जीवन बीमा कंपनियों तथा 13 सामान्य बीमा कंपनियों को बीमा व्यवसाय करने हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया। रक्षा संबंधी उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति। नई औद्योगिक नीति में रक्षा संबंधी उत्पादन का कार्य केवल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा करने का प्रावधान था, परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडल के 9 मई 2001 को लिए गए एक निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार ने सुरक्षा संबंधी 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी, परंतु सुरक्षा संबंधी उत्पादन करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी को रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। रक्षा संबंधी किन किन उत्पादों के उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को अनुमति दी जानी है, इसका निर्णय रक्षा मंत्रालय के अधीन रहेगा। बहुत सारे रक्षा क्षेत्र में भी निजी उद्यमियों को अलाउ किया गया, लेकिन उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी और किस उत्पाद का उत्पादन करेंगे इसका भी निर्धारण रक्षा मंत्रालय करेगा। लघु उद्योगों की नीति में परिवर्तन। चेंजेज इन पॉलिसी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नई औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों के निवेश की सीमा को 1 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया था, परंतु फरवरी 97 में इसे परिवर्तित करके 3 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित कर दी गई तथा लघु उद्योगों की मांग पर पुनः फरवरी 97 में सीमा को घटाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास विधेयक 2005 के अनुसार लघु उद्योगों में निवेश की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली आरक्षित वस्तुओं की संख्या 836 थी, जिसमें समय समय पर कम किया जाता रहा, जो वर्तमान में केवल 35 वस्तुएं हैं आरक्षित वर्ग में रह गई हैं, जिनमें से 5 वस्तुएं खाद्य पदार्थ व उनसे संबंधित हैं, 1 वस्तु लकड़ी के उत्पाद, 5 वस्तुएं प्लास्टिक उत्पाद, 3 वस्तुएं ऑर्गेनिक रसायन, दवाएं व दवाओं के सहायक, 7 अन्य रसायन व रासायनिक उत्पाद तथा सीसा व सीसा युक्त 10 वस्तुएं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2 वस्तुएं, बिजली की मशीनें, अप्लायंस तथा उपकरण से संबंधित हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब लघु उद्योगों के लिए संख्या घट गई तो इसका मतलब हो गया कि अब वह सारी 834 में से बहुत सारी वस्तुएं बड़े उद्योग भी पैदा कर सकते हैं। तो समस्या ये हो गई कि क्या छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के साथ टिक पाएंगे कंपटीशन में। इसलिए इस पॉलिसी से लघु उद्योग धीरे धीरे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे और बड़े जैसे नमक हुआ, माचिस हुआ, अगरबत्ती हुआ, ये सब बड़े बड़े अगर उद्योगपति बनाने लगेंगे तो ये सब तो छोटे छोटे उद्योग ये काम कर सकते थे भाई ना। तो उससे लोकल लेवल पर ज़्यादा रोजगार भी मिलता है और ज़्यादा उत्पादन भी होता है, ज़्यादा लोगों को काम भी मिलता है, अधिक ज़्यादा मजबूती होती। लेकिन इससे बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना इसका खराब प्रभाव पड़ेगा अगर आप देखें तो। बस थोड़ा सा और खत्म कर देते हैं। फिल्म एवं मनोरंजन को उद्योग का दर्जा। फिल्म व मनोरंजन क्षेत्र के विकास को सहायता करने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2000 में फिल्मों सहित मनोरंजन क्षेत्र को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1954 के अंतर्गत उद्योग बीमा कराने तथा करों में विवेकीकरण करने में सुविधा हो जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन या संशोधन। नई औद्योगिक नीति 1991 के घोषित होने के पश्चात कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन, उपाय या संशोधन का विवरण निम्नलिखित है। विदेशी निवेश संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन परिषद गठन तथा विदेशी निवेश संवर्धन मंडल का पुनर्गठन। सेवा कर को बढ़ाकर 12% किया गया। कंपनियों की रुग्णता का पता लगाने के लिए दिसंबर 1993 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी विशेष उपबंध अधिनियम 1985 में संशोधन किया गया। गैर वित्तीय कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 100% अनुमति प्रदान की गई। निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं में वृद्धि हुई। वाणिज्यिक क्षेत्र को पर्याप्त साख उपलब्ध कराने के लिए नगद आरक्षित अनुपात CRR तथा सांविधिक नगदी अनुपात SLR में समय समय पर परिवर्तन। आपने मॉनेटरी थियरी में पढ़ा होगा CRR और SLR। CRR और SLR वास्तव में बैंक द्वारा रखे गए कैश होते हैं जिनसे बैंक की उधार देने की क्षमता घटती और बढ़ती है। थोक दवाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति। सभी थोक वस्तुओं व सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स को 16% से घटाकर 14% करना। औद्योगिक नीति 91 का मूल्यांकन। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव ने इस नीति को उदार नीति बताते हुए अगस्त 91 को राज्यसभा में कहा था कि सरकार ने औद्योगिक नीति 91 को एक खुली औद्योगिक नीति की संज्ञा दी है। इसमें अनेक आधारभूत परिवर्तन किए गए हैं। औद्योगिक लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था, एकाधिकार अधिनियम का अधिकांश भाग समाप्त कर दिया गया है। विदेशी पूंजी के पर्याप्त स्वागत की नीति अपनाई गई है। लोक उपक्रमों की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया है तथा औद्योगिक स्थानीयकरण की नीति को पुनः तय किया गया है। उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद कुछ आलोचकों का विचार है कि बड़ी कंपनियों और औद्योगिक घरानों के विस्तार, विलीनीकरण एवं अधिग्रहण की जांच व्यवस्था को समाप्त करके सरकार ने आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकने के संदर्भ में उचित नहीं किया है। कुछ आलोचकों का विचार है कि विदेशी पूंजी एवं तकनीकी के स्वागतपूर्ण आगमन से घरेलू उद्योगों के विकास पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। संक्षेप में औद्योगिक नीति 1991 के लिए ये कहा जा सकता है कि यदि विदेशी पूंजी एवं तकनीकी के आगमन पर सावधानीपूर्ण निगरानी रखी जाए तो यह नीति भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था की आधुनिक, कुशल, गुणवत्ता प्रधान और विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने में महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हो सकती है यदि अन्य बातें समान रहें। जितना सारा आपने संशोधन, जितना सारा परिवर्तन, जितना सारी अनुकूल परिस्थितियां आपने देखी, जितना बिल्कुल रोजी रोजी पिक्चर पूरे औद्योगिक नीति में आपको दिखाई पड़ी, यह तब संभव है जब अन्य बातें समान रहें। ठीक है, इस तरह से यह आपकी औद्योगिक